आज हम 9th क्लास की बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ेंगे। यह चैप्टर विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्री हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में उनकी बायोग्राफी है, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का चैप्टर। इस चैप्टर में जो जिन जिन लोगों का वर्णन आया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे, वो तो आपको पता लग ही गया होगा। वो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। माजा, जो उनकी छोटी बहन है। मिलेवा मैरिक, जिनसे उनकी शादी हुई थी लेकिन बाद में तलाक भी हो गया था। एल्सा से उन्होंने शादी मिलेवा से तलाक के बाद की थी। और एक और व्यक्ति का यहाँ पे वर्णन आता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनको एल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक पत्र लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब इस चैप्टर का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो विश्व में शांति स्थापित करना भी चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत काम भी किया। और उन्होंने हथियारों के ना बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया कि हथियारों का जितने से ज़्यादा कम से कम इनका निर्माण हो, ताकि विश्व में शांति बनी रहे। तो इसीलिए इनके लिए यूज हुआ है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना ऐसे कोई संकेत के कि उनके भाग्य में कोई महानता है। इसका अर्थ यह है कि जब आइंस्टीन पैदा हुए थे तो बिल्कुल ये कोई नहीं कह सकता था कि वो विश्व में इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे और दुनिया को एक नया आयाम देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरोध में, हिज मदर थॉट, उनकी माँ ये सोचती थी, एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, कि एल्बर्ट एक अलग व्यक्ति है, एक अजीब है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनके अनुसार उनका सिर थोड़ा बड़ा था, यानी अन्य लोगों की तुलना में उनका सिर था वो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 वर्ष की उम्र तक आइंस्टीन नहीं बोल सकते थे। When he finally did learn to speak, और जब अंततः उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, वह सब कुछ 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children, आइंस्टीन यह नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए। इसका मतलब है आइंस्टीन यह नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। And his playmates called him brother boring, तो उनके जो साथ में खेलने वाले मित्र थे वो उन्हें नीरस भाई कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए यह वह युवा लड़का मुख्यतः विशेष रूप से वो अपने साथ ही खेलता था, यानी आइंस्टीन अकेले ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह मुख्यतः मशीनी खिलौनों से को ही ज्यादा पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने अपनी छोटी बहन, जब वो पैदा हुई थी,
माजा जिसका नाम था, उसको जब देखा तो उन्होंने कहा, फाइन, अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? A headmaster once told his father that एक प्रधानाध्यापक ने एक बार उनके पिताजी से कहा कि what Einstein choose as a profession wouldn't matter, कि आइंस्टीन किसी भी काम को अपने व्यवसाय के रूप में चुन ले यह कोई महत्व नहीं रखता, because he'll never make a success at anything, वह किसी भी काम में सफल नहीं होगा। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. वायलिन बजाना आइंस्टीन ने 6 वर्ष की आयु में ही शुरू कर दिया था, because his mother wanted him to, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी। He later became a gifted, a mature violinist, और बाद में वह एक बहुत प्रतिभाशाली शौकिया वायलिनिस्ट बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस कौशल को उन्होंने अपने पूरे जीवन बनाए रखा। दैट मीन्स उन्होंने वायलिन बजाना कभी नहीं छोड़ा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। प्यूपिल मीन्स विद्यार्थी। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. जब आइंस्टीन 15 महीने के ही थे तब उनका परिवार म्यूनिख आ गया था और उन्हें वहीं पर हाई स्कूल भेजा गया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने लगभग सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन को स्कूल का जो कठोर अनुशासन था उससे बहुत ज़्यादा नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्राय अपने वो उनके अध्यापकों से उनका वाद विवाद हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टाइफल्ड, आइंस्टीन को वहाँ इतनी ज़्यादा घुटन होने लगी जब वो 15 वर्ष के थे, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए। द प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्ष, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए, मिलान रहने चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन ने अपनी इच्छा मनवा ली, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कि वो अपनी जो शिक्षा है वह जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में जारी रखेंगे। इन अ सिटी, एक ऐसा शहर विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, उदार था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन गणित में बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। गिफ्टेड का यहाँ अर्थ निकल रहा है प्रतिभाशाली थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और भौतिक शास्त्र में उनकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल खत्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, और उन्होंने निर्णय किया कि वो आगे की पढ़ाई ज्यूरिक विश्वविद्यालय में करेंगे। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache, लेकिन साइंस ही एकमात्र ऐसा विषय नहीं थी जो इस युवा विशाल मूछों वाले व्यक्ति को आकर्षित करती थी। वॉलरस होती है जो मूछें दोनों तरफ लंबी लंबी बड़ी हुई हो, और मॉस्टाच कहते हैं मूछ को, तो इनके उस समय मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक, उनका अपनी साथी विद्यार्थी थी मिलेवा मैरिक, उनमें भी विशेष रुचि थी। Whom he found to be a clever creature, जिसे कि उन्होंने एक चतुर प्राणी के रूप में पाया था। This young shrub had come to Switzerland
यह युवा, सब का यहाँ पे अर्थ है साइबेरिया से जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें सब कहा जाता है। तो मिलेवा साइबेरिया की रहने वाली थी, इसलिए इनके लिए यूज हुआ है सब। तो इसके लिए बताया है कि यह युवा साइबेरिया की लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख was one of the few in Europe where women could get degrees. ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था जहां महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, डिग्री वहां महिलाएं प्राप्त कर सकती थी। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध था, प्रत्येक जगह पर महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistine, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में उन संस्कृति विहीन लोगों के विरुद्ध एक मित्र मिल गया था जो कि उनके परिवार और विश्वविद्यालय में भी थे, जिनसे कि निरंतर उनका एक प्रकार का झगड़ा चलता रहता था। द कपल फेल इन लव, यह युगल जोड़ा आपस में प्यार करने लग गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। और अभी भी ऐसे लेटर्स, पत्र विद्यमान है जिसमें मिक्सिंग साइंस, विज्ञान को मिलाते हुए, विद टेंडरनेस यानी कोमलता से विज्ञान को मिलाते हुए उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों में वर्णित किया है। यानी उनके पत्र भी इसी प्रकार के होते थे जिनमें कि साइंस झलकती थी। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मुझे कितनी प्रसन्नता व गर्व होगा जब हम दोनों रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता पर कार्य करते हुए इसे विक्टोरियस कंक्लूजन, विजयी निष्कर्ष तक ले जा चुके होंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि उनके शब्दों में प्रत्येक जगह पर साइंस का आभास होता था। In 1900, at the age of 21, सन 1900 में जब वे 21 वर्ष के थे, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी और वह फिर भी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक शिक्षक सहायक के रूप में कार्य किया। एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, और प्राइवेट शिक्षण कार्य भी किया। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और सन 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उन्हें नौकरी प्राप्त की। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब ऐसा माना जाता था कि वे अन्य लोगों को उनके इन्वेंशंस में, आविष्कार में सहायता कर रहे होंगे, आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टीन वास्तव में अपने खुद के विचारों पर गुप्त रूप से कार्य कर रहे होते, उनको डेवलप कर रहे होते। He is said to have jokingly called his desk drawer at the Bureau of Theoretical Physics. कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपने काम करने वाली जो मेज थी, मेज की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी डेस्क या फिर ब्यूरो का नाम उन्होंने दे रखा था। जो उनकी पर्सनल डेस्क थी, उन्होंने उसको एक अलग नाम भी दे रखा था। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. सन 1905 के प्रसिद्ध शोध पत्रों में से एक आइंस्टीन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत था।
अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स निरपेक्ष नहीं है। इंडीड, वास्तव में, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. दो पूर्णतः सही समय दर्शाने वाली घड़ियां यदि एक चक्कर लगाकर एक साथ लौटे, if one of them has been moving very fast relative to others, और यदि उनमें से एक घड़ी दूसरी घड़ी की तुलना में बहुत तेज चल रही हो तो भी वे समान समय नहीं दर्शाएंगी। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. इस सिद्धांत से संसार का सर्व प्रसिद्ध सूत्र निकला जो द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बताता है। आइंस्टीन का सबसे प्रसिद्ध एक सूत्र है, इक्वेशन है E = mc स्क्वेयर। ये यहाँ पर स्क्वेयर है। इस पूरी इक्वेशन में, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ये जो गणितीय सूत्र है इसके अंदर E किसके लिए आया है? एनर्जी के लिए। M फॉर मास, M आया है द्रव्यमान के लिए। एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम होता है बिना वायु, जहां पर वायु ना हो, निर्वात। ये कह रहे हैं निर्वात में प्रकाश की गति, जो कि लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया है आइंस्टीन ने। When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हो, it seems like 2 minutes, तो ये आपको ऐसे लगेगा 2 मिनट ही हुए। 2 घंटे आपको 2 मिनट के समान लगेंगे। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और यदि आप 2 मिनट के लिए किसी हॉट स्टोव पर बैठ जाते हो और आपकी सीट जल जाती है, it seems like 2 hours, तो ये ऐसे लगता है जैसे कि आप 2 घंटे तक उस गर्म स्टोव पर बैठे रहे हो। दैट्स रिलेटिविटी, और यही सापेक्षता है। एक बहुत फनी एग्जाम्पल के द्वारा एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया है इसको। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे मुश्किल समस्याओं को हल कर रहे थे, his private life was unraveling, उनका जो व्यक्तिगत जीवन था, निजी जीवन था, वो विफल हो रहा था। एल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद मिलेवा से तुरंत बाद शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। किसकी माँ? एल्बर्ट की माँ। शी थॉट, वह सोचती थी, मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son, कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, was too older for him, उनके लिए वह बहुत ही बड़ी है। एल्बर्ट के अनुसार वो ज्यादा बड़ी है। She was also bothered by मिलेवाज इंटेलिजेंसी, वह मिलेवा की जो बुद्धिमत्ता थी उससे भी ज्यादा वो परेशान थी। She is a book like you, वह तुम्हारी तरह ही एक किताब है। His mother said, उनकी माँ ने कहा। आइंस्टीन put the wedding off, इसलिए आइंस्टीन ने शादी को स्थगित कर दिया। The pair finally married in January 1903, इस जोड़े ने अंततः जनवरी 1903 में शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद ही, द मैरिज फाल्टर्ड, यह शादी डगमगाने लगी। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा उसी दौरान अपने जो बौद्धिक लक्ष्यों को खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार झगड़ों के कुछ सालों बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, इस जोड़े ने 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर,
और आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी कजिन जो चचेरी बहन थी एल्सा, उससे शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन के निजी जीवन का नया अध्याय संयोग से उनकी विश्व स्तर पर प्रसिद्धि के साथ प्रारंभ हुआ। In 1915, 1915 में he had published his general theory of relativity. 1915 में उन्होंने अपनी जो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है उसको वो प्रकाशित कर चुके थे, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने कि गुरुत्व शक्ति या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को एक नई व्याख्या उसकी उन्होंने प्रस्तुत की। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और 1919 में सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया कि यह सिद्धांत है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले से ही एकदम सही यह कैलकुलेट कर लिया था, गणना कर ली थी, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि स्थिर तारों से, फिक्स्ड स्टार, स्थिर तारों से आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उससे होकर किस एक्सटेंड होता है, सीमा तक अपने पथ से डिफ्लेक्ट होगा, विचलित होगा। यानी आइंस्टीन ने पहले ही पता लगा लिया था, इसको सरल भाषा में समझे तो, कि जब गुरुत्वाकर्षण होगा, जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है उससे जो फिक्स तारे हैं उसका जो प्रकाश है वो किस सीमा तक अपने पथ से हट जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसकी गणना आइंस्टीन ने सूर्य ग्रहण से पहले ही कर ली थी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, समाचार पत्रों ने उनके इस कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया, प्रोक्लेम किया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टीन ने वर्ष 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। He was showered with honors and invitations from all over the world, और संपूर्ण संसार से उन पर ऑनर्स, सम्मानों और इनविटेशंस, निमंत्रणों की बौछार होने लगी। एंड लाउडेड बाय प्रेस, और समाचार पत्रों द्वारा उनका इस कार्य का गुणगान भी किया गया। When the Nazis came to power in Germany 1933, जब वर्ष 1933 में जर्मनी में नाजीज होते, नाजी लोग जो कि हिटलर के अनुयायी थे, उनके लिए आया है कि जब जर्मनी में 1933 में नाजी लोग सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, तब आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया और वो यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका चले गए। इमिग्रेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, यानी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाना। 5 years later, 5 सालों बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 सालों बाद न्यूक्लियर विखंडन की बर्लिन में खोज ने अमेरिका के जो भौतिकी वैज्ञानिक थे उनको बहुत ही विचलित कर दिया, उनसे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। Many of them had fled from fascism just as Einstein had. उनमें से बहुत से लोग फांसीवाद के कारण वहां से भाग गए, जैसे कि आइंस्टीन भी भाग गए। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb, क्योंकि वो इस बात से डरते थे कि नाजी जो अनुयायी हैं वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते थे। उनको ये डर था कि नाजी लोग बम बना सकते हैं और इसको वो उपयोग भी कर सकते थे। At the urging of Eccles,
अपने एक सहकर्मी के आग्रह करने पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक अकेला बम, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यदि उसको एक बंदरगाह पर विस्फोट उसका कर दिया जाए, might very well destroy the whole part together with the sum of the surrounding territory, तो वह उस पोर्ट के साथ साथ आसपास का, सराउंडिंग का जितनी भी टेरिटरी है, जितनी भी क्षेत्र है, उसको भी डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देगा। यानी एक अकेला बम एक बंदरगाह के साथ साथ उसके आसपास का भी जितना क्षेत्र है उसको भी नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect. उनके ये जो शब्द थे वो प्रभाव डालने में असफल नहीं रहे। इसका मतलब है जो पत्र उन्होंने लिखा था रूजवेल्ट को, उसका प्रभाव रहा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिकन वालों ने, अमेरिका वाले लोगों ने गुप्त रूप से इसको एक अपने बिना किसी को बताए इसकी एक प्रोजेक्ट चलाया और खुद ही उन्होंने परमाणु बम को विकसित कर लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन पर ये बम गिरा दिए थे। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन ये जो विनाश हुआ था उससे वो अत्यधिक अंदर से विचलित हो गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बहुत बड़ा पत्र यूनाइटेड नेशंस को लिखा, संयुक्त राष्ट्र को लिखा। In it he proposed the formation of a world government. इसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक विश्व स्तर पर सरकार का निर्माण किया जाए। Unlike the letter to Roosevelt, रूजवेल्ट को लिखे पत्र के बिल्कुल ही विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इम्पैक्ट क्या होता है? प्रभाव। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन राजनीति में और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए, सम्मिलित हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप, और उन्हें अपना जो उन्होंने कार्य था उनको जारी रखा। उनका कार्य क्या था? जो भी शस्त्र बनाए जा रहे थे उनके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन अपना जारी रखा। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और शांति और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाते हुए उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी, प्रसिद्धि थी, उसका भी उन्होंने यूज किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब वर्ष 1955 में वे 76 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो उनकी प्रसिद्धि एक विजनरी, स्वप्न दृष्टा व वर्ल्ड सिटीजन होता है, विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही थी जितनी की एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में थी। यानी आइंस्टीन राजनीति में भले ही सम्मिलित हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो अपने कार्य थे वो पूरी ईमानदारी से किए और विश्व में शांति फैलाने का पूरे प्रयास किए। इसी के आधार पर इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इस पूरे चैप्टर से हम आइंस्टीन के जीवन के बारे में एक तरह की बायोग्राफी पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर उनकी मृत्यु तक क्या क्या जो विशेष घटनाएं हुई उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई
प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई भी डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।